भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है, चाहे वकीलों के चैम्बर तोड़ने की बात हो और चाहे मेरठ में उनकी दुकानें और उनके घर तोड़ने की बात हो। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े वर्ग का नाराजगी तो झेलनी पड़ेगी चुनाव में, और वो एक बड़ा वर्ग नाराज भी है। लेकिन क्या जिस वजह से वो नाराज है, क्या उससे भी बड़ी वजह कोई भारतीय जनता पार्टी उनको दे सकती है? भारतीय जनता पार्टी के ये सब वोटर थे, इन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भारी तादाद में वोट दिया था, और जब तक ये बुलडोजर कहीं और चल रहा था तब तक ये भी ताली बजा रहे थे, तब तक ये भी खुश थे। लेकिन जब बुलडोजर का मुंह इनकी तरफ हो गया है, अब ये परेशान है। तो ऐसे में क्या इनको समझ आ गया है कि बुलडोजर किसी का नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है, वो कहीं भी चल सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चुनाव अब दूर नहीं है उत्तर प्रदेश में, और हर किसी की निगाह इस बड़े राज्य पर टिकी हुई है। इस बीच सत्ता पक्ष भी तैयारियों में व्यस्त है और विपक्ष भी। लेकिन क्या सत्ता पक्ष के भीतर ही बहुत कुछ चल रहा है जो चुनाव को इंपैक्ट कर सकता है, और बाहरी तत्व भी है, जैसे कि महंगाई हो गई, जिस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश पे भी इसका असर पड़ रहा है। तो ये सारे इंपैक्ट क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेंगे, और योगी आदित्यनाथ की जो सत्ता सिंहासन है, जो कुर्सी है, उसको हिलाने का काम करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, पढ़ने में मजा आता है। उनसे अनुरोध है कि लगातार कमेंट करें और सुझाव भी दें। जी। सर, उत्तर प्रदेश की आज बात जरूर करूंगा मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है और चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। हालांकि और भी राज्यों में चुनाव होना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, दिल्ली से उनकी तलखी, तमाम चीजें हैं। इस वक्त कहां पर उत्तर प्रदेश खड़ा है, पर क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का साम्राज्य खिसक रहा है, जैसा कि तमाम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से बाकी राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश को देखते हुए परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हैं। क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने जो मुश्किल खड़ी हुई है, वो मुश्किलें बाहर से कम, अंदर से ज्यादा है। आप लगातार देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली और लखनऊ के बीच एक तलखी है, एक गहरी खाई है, वो अभी तक खाई जो है मिट नहीं पा रही। और कहीं न कहीं बीच बीच में उसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार इतने दिन से टले जा रहा था, एकाएक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और फिर 8 दिन लग गए मंत्रियों को उनके विभाग देने में, और विभाग भी ऐसे दिए गए कि जो किसी ने सोचा नहीं था। तो लगा कहीं न कहीं ये सिर्फ नूरा कुश्ती है, और दिखाने के लिए ये विभाग दिए गए हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना ये है कि बाबा ने दिल्ली को ठोक दिया है और दिल्ली को जो है पटक दिया है, और दिल्ली की और जो लखनऊ की लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं बाबा अपर हैंड है। और दूसरा जो नई चीज हम देख रहे हैं कि दिल्ली बढ़ावा जो अपने लोगों को दे रहा था, अभी वो या तो कुछ शांत दिखाई देता है या उसमें कुछ बदलाव हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा एकाएक कल ब्रजेश पाठक के घर बाबा पहुंच गए, तो ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। कल ही एक घटना हुई कि बनारस की जो बीएचयू यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ इस तरह के सवाल पूछे गए जिनसे ब्राह्मण समाज जो है आहत है। उससे पहले एक इस तरह की पिक्चर आई थी, उसका शीर्षक बदलने के लिए ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक नया हिंदुओं में ही बंटवारा करने की जो है जुगत बना रही है, और बंटवारे पे ही राजनीति कर रही है? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मामला रहा है कि बांटो और चुनाव जीतो। इसमें यहाँ पे एक बहुत बढ़िया उदाहरण हमारे पास हरियाणा का है। हरियाणा के पहले इलेक्शन में इन्होंने जाट वर्सेस अदर कर दिया था, और उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली थी। तो इस बार क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर और ब्राह्मण वर्सेस अदर करने का प्लान भारतीय जनता पार्टी का है? और बाबा उसको मिटाने के लिए, बाबा उसको कमजोर करने के लिए
ब्रजेश पाठक से मिलने जा रहे हैं, ब्रजेश पाठक पे डोरे डाल रहे हैं, या ब्रजेश पाठक को अपने पाले में लाने के लिए कर रहे हैं क्या? अभी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आनी है। अभी दिल्ली में भी कुछ बदलाव हुए हैं, किस स्तर पे हुए हैं, कौन पावरफुल हुआ है, कौन कमजोर हुआ है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत के आई है, मैं लगातार चर्चा करता रहा हूं कि वेस्ट बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, देश के जो है राजनीति को एक नए बदलाव की ओर लेके जाएगा। हमने आपको कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में जीतती है तो एग्रेसिव होके चलेगी और बाकी राज्यों में भी वो एग्रेसिव और जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी को अगर वेस्ट बंगाल में सफलता नहीं मिलती तो उसके हौसले कुछ पस्त हो सकते थे, कुछ उसकी धार कुंद पड़ सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे जोशो खरोश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसको खतरा बाहरी कम, अंदर से ज्यादा है। अब वो खतरा कैसे कम होता है, उसको कैसे भारतीय जनता पार्टी संभालती है, ये देखने वाली बात है। जी। अच्छा, एक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही है और दूसरी लड़ाई विश्व में चल रही है, जिसका इंपैक्ट भारत पर पड़ रहा है, जिसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है। तो चुनाव पर भी क्या इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से हमने बीते रोज देखी एक तस्वीर की, वकीलों के जो चैम्बर्स थे उन पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। मैं वकीलों से बातचीत करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि हम कट्टर बीजेपी रहे, हमने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है, परिवार हमारा वोट देता आया है, लेकिन अब नहीं देंगे क्योंकि जिस तरह की बर्बरता की जा रही है, जिस तरह की नाइंसाफी की जा रही है, वो हमें बर्दाश्त नहीं। मेरठ में भी हमने इसी तरीके की तस्वीर देखी कि किस तरह देखिए, से वो मार्केट को तोड़ा गया। तो लोगों का गुस्सा और इस बीच जो महंगाई और बेरोजगारी इन सब की मार पड़ रही है, ये क्या इंपैक्ट डालेंगे चुनाव पर? योगी आदित्यनाथ का जो साम्राज्य खड़ा है उसको ढहाने में क्या ये कारगर रहेंगे? क्या होगा उस नजरिए से? देखिए हिमांशु जी, आपको ये जरूर देखना है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है, चाहे वकीलों के चैम्बर तोड़ने की बात हो और चाहे मेरठ में उनकी दुकानें और उनके घर तोड़ने की बात हो। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े वर्ग का नाराजगी तो झेलनी पड़ेगी चुनाव में, और वो एक बड़ा वर्ग नाराज भी है। लेकिन क्या जिस वजह से वो नाराज है, क्या उससे भी बड़ी वजह कोई भारतीय जनता पार्टी उनको दे सकती है? भारतीय जनता पार्टी के ये सब वोटर थे, इन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भारी तादाद में वोट दिया था। और जब तक ये बुलडोजर कहीं और चल रहा था तब तक ये भी ताली बजा रहे थे, तब तक ये भी खुश थे। लेकिन जब बुलडोजर का मुंह इनकी तरफ हो गया है, अब ये परेशान है। तो ऐसे में क्या इनको समझ आ गया है कि बुलडोजर किसी का नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है, वो कहीं भी चल सकता है, वो किसी का भी घर तोड़ सकता है, वो किसी की भी मकान तोड़ सकता है, वो किसी वकील का भी चैम्बर तोड़ सकता है। तो क्या अब लोगों को इस तरह की जो धीरे धीरे एक समझ है वो आनी शुरू हो गई है और लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर विपक्ष की तरफ जाते हैं। फिर दूसरा ये देखना होगा कि क्या इनकी चॉइस विपक्ष है या विपक्ष में ये किसको पसंद करते हैं, और जिसको पसंद करते हैं वो किस हालत में है। क्या वो ऑप्शन दे पाएगा कि आप हमारे साथ आइए और हम आपको शांति से रहने के लिए और हम आपको अच्छे तरीके से इंसाफ दिलाने के लिए काम करेंगे? क्या कोई इस तरह का आश्वासन भाजपा के खिलाफ या सत्ता के खिलाफ खड़ा है? कोई इतना मजबूत संगठन अभी है? जो फिलहाल तो दिखाई देता नहीं है। तो ऐसे में क्या अवसर समाजवादी पार्टी को मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह की गलतियां करेगी, इस तरह का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी में होगा कि उसका फायदा विपक्ष को, खासकर समाजवादी पार्टी को मिले? ये देखना होगा। ये थोड़ा अर्ली है अभी, मुझे लगता है एक आध महीना और हमें चीजें देखनी होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कई सारे बदलाव आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है कि जो दिल्ली और लखनऊ की तलखी है वो किस हद तक जाती है, क्योंकि टिकटों के बंटवारे में भी आपसी खींचातान होगी और उसमें भी बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कई लोग ऐसे होंगे जिनके टिकट कटेंगे, वो फिर विपक्षी दल में जा सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे बैलेंस करेगी, क्या करेगी, ये सब चीजें आपको आने वाले समय में देखनी होगी। जी। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये भी है सर कि बीजेपी को उस नाराजगी से शायद फर्क ही ना पड़ता हो, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे हैं चुनाव आयोग पर, चुनाव आयुक्त पर, चुनाव की कार्यप्रणाली पर, ईवीएम को लेकर,
वो तो ये दिखाते हैं कि इस नाराजगी से किसी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, सब चंगासी है और सब चंगासी रहेगा जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। बंगाल में चुनाव जीत गई यानी कि ममता बनर्जी गलत थी, ममता बनर्जी बंगाल वासियों पर अत्याचार करती थी, ये साबित हो गया ना। तो चुनाव जीतना ही मकसद है और चुनाव हम जीत जाएंगे एन के इन प्रकार, ये तो मतलब नियति है। देखिए हिमांशु जी, ये आपकी बात दुरुस्त है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तमाम संस्थाएं हैं उनका झुकाव कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल की तरफ है। लेकिन वो कितना काम करता है, किस लेवल तक काम करता है, ये भी देखना होगा। उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने कहा, यहाँ बाहरी खतरे कम, यहाँ इंटरनली खतरे ज्यादा हैं। तो आपने देखा है लगातार, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की या योगी जी के मुख्यमंत्री बनने की बात, योगी जी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लगातार एनकाउंटर किए। पुलिस और प्रशासन का कहना यह है कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है। वो बात अलग है कि पुलिस ने सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के तोड़ दिए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि 2017 में जो रिकॉर्ड वोट और रिकॉर्ड सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, उससे नीचे वो 2019 में आ गई। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर सीटें कम हो गई। फिर लोकसभा 24 के इलेक्शन में सीटें और कम हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ गिर रहा है तेजी से। तो क्या वो ग्राफ एकाएक 24 में घटने के बाद 26 में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो हमें ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर दूर हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने रिकॉर्ड वोट दिया था, वो विपक्ष के साथ क्यों चला गया? और क्या विपक्ष से वापस लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नया पैंतरा है, कोई नया फॉर्मूला है? ये सिस्टम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 24 में भी था। तो 24 में भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना बड़ा खेल नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश में? तो ये हो सकता है थोड़े बहुत प्रतिशत, थोड़े बहुत फीसदी ये चीजें होती हों, लेकिन पूरे चुनाव को प्रभावित करके ले जाए, मुझे लगता है इसमें थोड़ा संशय है। एक माहौल तो बनता है। देखिए ममता बनर्जी की एंटी कॉमेंसी भी थी और ममता बनर्जी के यहाँ भी कई सारी चीजें इस तरह की थी। वहां पे मारकाट, गुंडागर्दी, झगड़े और वसूली गैंग वहां भी थे। तो इस चीज का भी ममता बनर्जी को भी नुकसान हुआ है। लंबे समय में आपकी एक एंटी कॉमेंसी बन जाती है और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प, एक मजबूत विकल्प वहां के लोगों को दिखाई दे रहा था, इसलिए लोग भी शिफ्ट किए हैं। इसमें मैं ये इसको क्लीन चिट नहीं दूंगा ये कह के इस बात को कि चुनाव आयोग हो चाहे तमाम एजेंसियों, उन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो एक लिमिट तक कर सकते हैं। वो बिल्कुल ही शाह को सफेद कर दें, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। जी। अच्छा, इधर एक खबर ये भी आई है कि राहुल गांधी बड़े मंगल पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए गए। तो विपक्ष इस नजरिए से भी कि हम सनातनी हैं, हम हिंदुत्व के बड़े रक्षक हैं या फिर तमाम चीजें हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना पेटेंट करवा लिया है ना कि सनातन की कोई रक्षा करेगा तो हम ही करेंगे, तो वो उस चीज को तोड़ने के लिए भी विपक्ष जो है काम करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव मंदिर बनवा रहे हैं। देखिए हिमांशु, आपको ये देखना होगा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई दूसरा दल हो, कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह भी है कि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से मंदिर बनाने की घोषणाएं वहां पे कलकत्ता में और वेस्ट बंगाल में की, उसका भी एक वर्ग में बड़ा नेगेटिव प्रभाव गया। खासकर मुसलमान इस बात से नाराज हुआ और मुस्लिम वोट भी उनसे कटा। जिस प्रकार से एक नैरेटिव चला गया है कि वहां बाबरी मस्जिद बन रही है, उससे मुस्लिम वोटर में बंटवारा करने में कामयाब रहे लोग और उससे ममता बनर्जी को नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, इनको नए नए इस तरह के धार्मिक पैंतरे ना करके इनको विकास की, भ्रष्टाचार की और दूसरे मुद्दों की बात करनी चाहिए। आज आप देखिए कि कितनी मुश्किलात लोगों को है। पर्चा लीक हो रहा है। आपके उत्तर प्रदेश में लगभग 70,000 जो युवा हैं या वो बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी चली गई है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। वो इतनी गर्मी में जो है गरम गरम सड़क पे लेट के जा रहे हैं, उनका मुद्दा कोई विपक्ष नहीं उठा रहा है। और आप मंदिर मस्जिद की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रैप में आपको फंसाना चाहती है, आप उसमें फंस जा रहे हैं। आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं लेके चलते हैं कि नीट की जो परीक्षा रद्द हुई है, इसकी जड़ में क्यों नहीं विपक्ष जाता है? विपक्ष क्यों नहीं जांच करता है इस चीज की, जांच करके तथ्यों को क्यों नहीं वो प्रस्तुत करता है मीडिया के सामने लाके?
भाई भारतीय जनता पार्टी अगर कोई गड़बड़ी कर रही है तो विपक्ष को चाहिए कि वो तथ्यों को और बाकी चीजों को सामने रखे। मीडिया भी इतना नहीं कर पाता है, मीडिया के भी इतने संसाधन नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा है। जो नीचे सोशल मीडिया या बाकी इंडिविजुअल पत्रकार है वो इतने लार्ज स्केल पे जांच कर नहीं सकते। तो यहाँ फर्ज बन जाता है कि विपक्ष चीजों को लेके आए और विपक्ष सामने ला के रखे मीडिया के बहुत सारे लोग हैं जो छापेंगे भी, चलाएंगे भी, लेकिन विपक्ष भी इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाता नहीं है। आपने देखिए, चाहे सच हो चाहे झूठ हो, जो पवन खेड़ा ने सबूत रखे थे हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ, वो खूब मीडिया में चले। भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चले, लेकिन बाकी मीडिया में तो चले। लेकिन वो आए ना पवन खेड़ा के पास, कहां से आए, किसने दिए, वो अलग इशू है, लेकिन आए तो सही। तो आप दीजिए भाई, ये नीट की परीक्षा लगातार इस तरह से लीक हो रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, इसमें कौन लोग हैं, कौन सा रैकेट चल रहा है, क्या है, विपक्ष इस पर मदद करता है क्या, कुछ मेहनत करता है क्या? कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग मीडिया को कागज उपलब्ध कराते थे, मीडिया उसमें खबरें बनाती है। हमने बहुत बारीकी से देखा है, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे वो कॉल घोटाला हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, इसमें बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी मीडिया को कागज और सबूत उपलब्ध कराती थी और मीडिया खूब छापता था। आजकल कोई विपक्ष का आदमी इस तरीके का काम करता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप बता सकते हैं कि कितने घोटाले एक्सपोज किए समाजवादी पार्टी ने, कितने घोटाले एक्सपोज किए मायावती ने। तो बाकी लोग अगर चुपचाप बैठे हुए हैं तो मीडिया तो अपने एक सिस्टम में काम कर ही रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, कोई इंडिविजुअली कर रहा है। और मीडिया पे सत्ताधारी दल ने किस तरह से नकेल कसी हुई है, किस तरह से मामला टाइट किया हुआ है, उसमें एक पत्रकार किस हद तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट देखिए, अगर कोई RTI लगाता है, सवाल पूछता है, तो वो उसको कॉकरोच बता रहा है। जब यहाँ तक बात पहुंच गई है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे दूसरी एजेंसियां हो, CBI हो, ED हो, और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी उसी लाइन में आ गया है, तो एक इंडिविजुअल पत्रकार या छोटा कोई संस्थान क्या कर लेगा उसमें? तो इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष को ये मंदिर मस्जिद की राजनीति छोड़ के मुद्दों की राजनीति पे आना चाहिए और उसे सड़कों पर लेके जाना चाहिए। तभी आप सरकार को आईना दिखा सकते हैं, अन्यथा ये सब नूरा कुश्ती फालतू की चलेगी। इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा चुनाव में हो या वैसे आपको, मुझे नहीं लगता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत करने के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।